बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से 41 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना से लाहौर में अमवात की तादाद 512 हो गई है। शहर में 1166 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 33,090 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना के 2,538 नए केसेस सामने आने के बाद पंजाब में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 64,216 हो गई है। पंजाब में कोरोना से 82 मजीद अमवात हुई हैं। कोरोना से अमवात की तादाद 1,347 हो चुकी है और अब तक 4,07,083 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 17,964 हो चुकी है। अवाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ये हिदायत हैं जो कि जारी की जा रही हैं। कला गुजर सिंह अब्दुल करीम रोड के रिहायशी लॉकडाउन से शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। अहले इलाका का क्या कहना था, जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। कोरोना के पेश नज़र हुकूमत ने लाहौर के जिन इलाकों को सील किया, वहाँ के मकीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो गए। इलाका मकीनों का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर उनके साथ सियासत की जा रही है। हुकूमत जानबूझकर गरीबों का खात्मा कर रही है। मेरी दुकान है गुमटी बाजार रंगमहल, मैंने यहाँ से वापस जाना, मैं डेली जा रहा हूँ। 1 घंटा धूप में खड़ा कर रहे हैं, जाते हुए जलील कर रहे हैं। जेब से 200 आपके पास टूटा हुआ है, आप उनको दे दे, साइड से निकल जाए। रोटी लेने आए हैं, अब रोटी के तंदूर बंद है, कहाँ से रोटी ले। इलाका मकीनों का कहना था कि पुलिस ने तो हर घर के बाहर थाना बना रखा है। अहलकार गली के अंदर जाने और बाहर आने के पैसे वसूल कर रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज तो करें ना, किसी को मेडिसिन बाहर लेने जाने दे रहे हैं ना हमारे पास। ये आप खुद सारा एरिया देख सकते हैं, हर चीज बंद है। बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है। सब्जी लेके आते हैं तो बाहर खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि कंधे पे उठा के ले के जाओ, इतने वजनी सामान होता है तो कहते हैं कि इधर ले जाओ, इधर ही खड़ी रहने दो। शहरियों का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए उन्हें मजीद परेशान किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि उन्हें इस परेशानी से बचाएं। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर। अकबरी मंडी के ताजरों ने हफ्ते में 2 रोज खुद मंडी बंद करने का ऐलान कर दिया। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वार बरी मंडी के ताजरों ने मुतफक्का तौर पर हफ्ते और इतवार को मंडी बंद करने का फैसला कर लिया। फैसले पर अमल दरामद आज से शुरू कर दिया गया। अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल अवान का कहना था कि हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक अकबरी मंडी को हफ्तावार 7 दिन काम करने की इजाजत है, लेकिन ताजरों ने 2 दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला अकबरी मंडी के ताजरों और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। हम भी हफ्ते में 2 दिन मार्केट बाकी मार्केट्स के साथ बंद रखा करेंगे और हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे, ताकि SOPs से बढ़ के थोड़ा सा हम चलें और तमाम जो SOPs है खुली मार्केट में भी उसको इंश्योर करें कि तमाम दुकानदार और ग्राहक उस पे पूरा अमल करें। अकबरी मंडी बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक जो मेंबरान फैसले की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको 25,000 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। हसन अली, सिटी 42। अभी आपको बताएं, रवां साल का पहला सूरज ग्रहण कल होगा, जो कि पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण सुबह 8:46 पर शुरू होगा, 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर खत्म होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 50 मिनट का होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू होगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि रवां साल का पहला सूरज ग्रहण कल होगा। रागिब नईमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि कल सूरज ग्रहण है और जो सूरज ग्रहण का इस्लामी नज़रिया है वो क्या है, और इसके साथ साथ अच्छी और जो बुरी किस्मत का एक कॉन्सेप्ट है वो भी सूरज ग्रहण में कहीं पे स्टैंड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा जी। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण ये अल्लाह वाहदहु ला शरीक की निशानियों में से एक निशानी है, और सूरज ग्रहण लगने या चांद ग्रहण होने से ना तो किसी की तकदीर में कोई फर्क पड़ता है, ना किसी के मरने की नज़ीर है, और ना ही कोई इन दोनों ग्रहणों से अपने लिए बुरी फाल निकाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में सूरज ग्रहण लगा। सहाबा-ए-कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने यह ख्याल किया
کہ حضرت ابراہیم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کا انتقال سورج گرہن کی وجہ سے ہوا، یا ان کے انتقال کی وجہ سورج گرہن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور نہ تو ان کے ہونے سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کے ہونے سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورج گرہن کے ہونے میں نماز کسوف کا اہتمام فرمایا۔ نماز کسوف کیا ہے؟ سورج گرہن کے موقع کے اوپر جو نماز ادا کی جائے اسے نماز کسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن کے موقع کے اوپر جو نماز ادا کی جائے اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے مسجد میں نماز کا اہتمام فرمایا، باجماعت نماز کی ادائیگی کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل اس نے قیام فرمایا، طویل قرات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہمیں نہایت وضاحت کے ساتھ سورج گرہن لگنے کے موقع پر عمل کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ عمل یہی ہے کہ اس کے اوپر اس بات کا اظہار کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیوں میں سے ہے، اور یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کسی کے اچھی قسمت کا یا کسی کی بری قسمت کا انحصار اس سورج گرہن کے اوپر نہیں کرتا ہے۔ سورج گرہن اب تو ہمارے پاس سائنس کی توجیہ بھی اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے جو کہ ہمیں بالکل کلیئرلی یہ بتا دیتا ہے کہ سورج گرہن کا سبب کیا ہے یا چاند گرہن کا سبب ہمارے سامنے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورج گرہن کے موقع پہ ہونے والے نماز، جسے ہم ایک نفلی نماز کہتے ہیں، اس کے بارے میں پوری کی پوری روایت موجود ہے۔ سورج گرہن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ آپ نے نفل کی نماز باجماعت ادا فرمائی۔ ڈاکٹر ناصر چودھری اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کل سورج گرہن ہے اور اس کا جو دورانیہ تقریباً 9 سے لے کے 1 بجے تک بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تاریخی سورج گرہن ہوگا، تو کس وجہ سے ایک تو تاریخی سورج گرہن ہوگا اور اس کا سائنٹیفک جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ تھینک یو فار کالنگ می، اور آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ صبح سنڈے والے دن 21 جون کو صبح 9:30 بجے سے لے کے تقریباً 1:30 بجے تک یہ سورج گرہن چلے گا، اور اٹ ول بی ایشیا میں ہوگا انکلوڈنگ پاکستان اور افریقہ میں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جیسے جو چاند ہے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، اور اس گردش کے دوران جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اٹ پارٹلی بلاکس تھا جو سورج کو بلاک کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جی بالکل، ڈاکٹر ناصر چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، ساتھ ہی ساتھ علامہ ڈاکٹر راغب نئیبی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم نے، جو کہ HOD ہیں گائنی سروسز ہاسپٹل کی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر طیبہ۔ بتائیے گا کہ حاملہ خواتین پر سورج گرہن کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور خواتین کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی السلام علیکم۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے پوچھی ہے، کیونکہ کل سورج گرہن ہے اور اس میں جو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے خواتین نے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جیسا کہ ڈاکٹر ناصر نے کہا کہ یہ بیسیکلی آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے، جو بھی لوگ اس کو ڈائریکٹلی سورج گرہن کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سب ایڈوائزیبل یہی ہے کہ گھروں کے اندر رہیں، حاملہ خواتین اسپیشلی باہر نہ نکلیں، تاکہ جو شعائیں ہیں سورج کی مضر وہ ان پہ اور بچے پہ اثر انداز نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم ہمارے ساتھ موجود تھیں HOD گائنی سروسز ہاسپٹل، اور آگاہ کر رہی تھی، خبردار کر رہی تھیں ان خواتین کو جو کہ حاملہ ہیں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ جو سورج گرہن کی شعائیں ہیں بہت بری طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔
لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بجٹ تجاویز 2020-21 تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایل ڈی اے کے بجٹ 2020-21 میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 12 ارب مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں دور نیاب سے۔ جی دور نیاب۔ جی بالکل، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مالی سال کے بجٹ 2020-21 کے لیے اب مختلف تجاویز پر غور شروع کر دیا گیا ہے اور ایل ڈی اے کے تمام شعبہ جات اپنی تجاویز جو ہیں وہ بھجوانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بجٹ کا حصہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تجاویز جو ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کو موصول ہو گئی ہیں اور جو ایل ڈی اے کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوگا وہ تقریباً 12 ارب سے زائد کا ہوگا جو تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے بڑا شیئر ایل ڈی اے سٹی پروجیکٹ کا ہوگا۔ ایل ڈی سٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے 5 ارب رکھنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جاری ترقیاتی منصوبوں میں فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے لیے پورا بجٹ یعنی کہ فل فنڈنگ 97 کروڑ رکھنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایل ڈی اے کے نئے مجوزہ انڈر پاس کریم بلاک انڈر پاس کے لیے 1200 ملین یعنی کہ 1 ارب 20 کروڑ رکھنے کی جو ہے تجویز وہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح فردوس مارکیٹ سے آگے جنا فلائی اوور کو کراس کر کے کیولری چوک کی ری ماڈلنگ اور ری شیپنگ کے لیے 35 کروڑ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اگر بات آگے کریں تو کینال بینک روڈ پر ہربنس پورہ سے جلو تک دونوں ڈیول سائڈ کارپیٹڈ کے لیے 8 کروڑ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ لاہور کینال پر پیڈسٹرین بریجز کے لیے 6 کروڑ، سدرن بائی پاس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے 20 کروڑ اور ایرینا پروجیکٹ کے لیے 45 کروڑ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ حتمی منظوری ڈی جی ایل ڈی اے دیں گے اور پھر اس مجوزہ بجٹ کو گورننگ باڈی میں پیش کرنے کے لیے انٹیکٹ کیا جا سکے گا۔ جی دور نیاب، بہت شکریہ۔ چیئرپرسن ایف بی آر کی صدر ایف ای سی سی آئی میاں انجم نثار سے ٹیکسوں کے حوالے سے ویڈیو لنک کے ذریعے ٹیکسوں کے بارے میں بات کی گئی۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں حسن علی سے۔ جی حسن علی بتائیے گا۔ جی بالکل، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر میاں انجم نثار نے ویڈیو لنک کے ذریعے چیئرپرسن ایف بی آر نوشین جاوید امجد سے جو ہے وہ ٹیکسوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ میاں انجم نثار کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سیلز ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کو جمع کروانے کی جو تاریخ ہے اس میں توسیع کی جائے، کیونکہ جو خاص طور پہ جو مئی اور کہنا تھا کہ جو گزشتہ مالی سال جو رواں مالی سال جو اس وقت چل رہا ہے اور اختتام پذیر ہوگا، جو کہ اس میں جو ٹیکس کا اہداف تھے وہ حاصل نہیں کیے جا سکے ملکی معیشت کے حالات کی وجہ سے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے جو آئندہ مالی سال ہے اس میں جو ٹیکس اہداف رکھے جائیں ان کو پورا کیا جائے، اور اس کے لیے حکومت کو سب سے پہلے جو ٹیکسوں کی شرح ہے، ڈیوٹیوں کی شرح ہے، اس میں کمی لانی ہوگی تاکہ ملکی معیشت جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکے اور حکومت کے جو ٹیکسوں کے اہداف ہیں وہ بھی پورے ہو سکیں۔ ٹھیک ہے حسن علی، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، گارڈین کورٹ نے گلوکارہ صنم ماروی کے سابق شوہر حامد علی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ جج یعقوب علی نے گلوکارہ صنم ماروی کی درخواست پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عدالتی احکامات نہ ماننے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ عدالت نے حامد علی کو بچوں سمیت عدالت طلب کر رکھا تھا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر حکم دیا کہ حامد علی کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ بچوں کی حوالگی کے لیے گلوکارہ صنم ماروی نے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عدالتی کارروائی ہے۔ گارڈین کورٹ نے گلوکارہ صنم ماروی کے سابق شوہر حامد علی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان ریلوے مزدور اتحاد تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے اور نوکریوں سے نکالنے کے خلاف سیخ پا ہو چکے ہیں۔ انجن شیڈ میں احتجاج اور ریلی نکالی۔ مرکزی قائدین نے ٹرین آپریشن بند کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مزدوروں کی بات کرنے والے وزیر اعظم ان سے 2 وقت کی روٹی بھی نہ چھینیں۔ پاکستان ریلوے مزدور یونین کا لاہور انجن شیڈ میں احتجاجی مظاہرہ، ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے مزدوروں نے حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ مزدوروں نے واشنگ لائن سے گڑی شاہو پل تک احتجاجی ریلی نکالی اور سڑک بھی بلاک کر دی۔ مظاہرین نے بجٹ کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ ریلوے مزدور یونین کے قائد سرفراز خان اور محمود نگیانہ سمیت دیگر رہنماؤں نے حکومت کی جانب سے مزدوروں کو نکالنے کے لیے لسٹیں تیار کرنے کو مزدور کش اقدام قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا، اگر تنخواہوں میں 10% اضافہ نہ کیا گیا تو پھر احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ہم بالکل مجبور ہو گئے، ہم بالکل برباد ہو گئے کہ تمام سرکاری ملازموں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بجٹ پیش کرنا اور ریلوے کے مزدوروں کی چھانٹیاں کرنا
आज इसके खिलाफ तारीखी रैली और इसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए उसमें ये ऐलान किया जाएगा और एक ऐसा इक़दाम किया जाएगा जिससे जालिम बजट पेश करने वालों का मजदूर जीना दुभर कर देंगे। मजदूरों ने वजीर आजम से मुतालबा करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की तरह मजदूर की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। जायज मुतालबात के लिए सरधर की बाजी लगा देंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। मुर्गी खाना रोड गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फरहान जामीन की रिपोर्ट देखिए। सदर गोल चक्कर से एयरपोर्ट की जानिब जाते हुए सड़क जगह जगह टूट फूट का शिकार है, जो गाड़ी या मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइस अज़ियत है। शहरी कहते हैं कि सड़क की हालत रोज ब रोज खराब हो रही है, मगर तामीर की जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं। नुकसान साड़ी मोटरसाइकिल खराब होती हर गड्डी जी गुजरती है तो झटके खाए गुजरती, कुछ ना कुछ नुकसान ही होना ना। पेंचर साड़ियाँ गड्डियाँ बारिश का पानी पता नहीं सारे लगे इत्थे ही आंदा है। मेरा ख्याल 4-5 सालों में लंघ देनो मैं तो हालत बेहतर ही देखी। रोड सारा टुटा, कोई काम नहीं है, कोई सवारी नहीं, रोड तो जलील होईदा, पेट्रोल पल्ले साड़ के घर नूं जाईदा शाम नूं। शहरियों का कहना है कि रोड की तामीर के लिए 12 दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। मुतालिका इदारे शहरियों की शिकायत का अजाला करने को तैयार नहीं। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। बल्दियाती इलेक्शन जाने कब होंगे, लेकिन सरकारी महकमों के माबैन खतो किताबत का सिलसिला जारी है। बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत बल्दियाती इंतखाबात के लिए दरकार हल्का बंदियों के मामले पर पेशरफ्त, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स को सर्कल, मोसाजात और आबादी के शुमारियाती ब्लॉक्स की तफसीलात फौरी फराहम करने का हुक्म दे दिया गया है। नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज पंचायत काउंसिल्स की हल्का बंदियों को जल्द निपटाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स को नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज पंचायत काउंसिल्स की हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन की फौरी मुआवनत करने का हुक्म दिया गया है। फेस मास्क को जहां शहरियों को वायरस से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं डाकू भी इससे फायदा उठा रहे हैं। फेस मास्क की वजह से डाकुओं की पहचान मुश्किल हो चुकी है। अब कोरोना से बचाने वाले फेस मास्क डाकुओं ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे फेस मास्क पहने डाकुओं की शिनाख्त नहीं कर पा रहे, जिसका फायदा डाकुओं को बराह रास्त पहुंच रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1 मार्च से 1 जून तक शहर में डकैती की 630 वारदातें रूनुमा हुई, जिसमें से 400 से ज्यादा वारदातों में डाकुओं ने फेस मास्क का इस्तेमाल किया। सीसीपी लाहौर का कहना है कि फेस मास्क से शिनाख्त का अमल मुश्किल हुआ है, लेकिन दीगर तरीकों से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का अमल जारी है। फेस मास्क आजकल जैसे आपको पता है कि कोरोना की वजह से नेचुरली एक है कि एक रिक्वायरमेंट है, डिफ़िकल्टी डेफिनेटली उससे आ रही है कि उनको आइडेंटिफाई करने में जो कैमरास की यूटिलिटी थी वो कम हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास और ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम उनको ट्रेस आउट भी करते हैं और ट्रेस आउट करके केसेस को हम कंक्लूड करते हैं। तो वो हमारा साथ साथ प्रोसेस चला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चालान रेशो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। आपने देखा है कि पिछले 4 माह में बहुत ऊपर चली गई। लाहौर पुलिस के दावे अपनी जगह, लेकिन शहर में लॉकडाउन और माली बहरान के बायस जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। इरफान मलिक, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल अपने महकमे के साथ साथ इंतखाबी हल्के में भी मुतहरिक हो चुके हैं। एक ही दिन में 32 घरों में जाकर इजहार ताज़ियत किया। मज़ीद तफसीलात अली अकबर की रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल अपने महकमे में तो मुतहरिक हैं ही, लेकिन अपने हल्के के वोटर्स की गमी और खुशी में भी बराबर के शरीक हैं। मियां असलम इकबाल ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में वफात पा जाने वालों के लवाकीन से इज़हार ताज़ियत किया। सूबाई वजीर ने एक ही दिन में पीर गाजी रोड, इचरा, शाह फरीद, सैदपुर, चांदनी चौक, समनाबाद समेत मुख्तलिफ 32 घरों में जाकर इज़हार ताज़ियत किया। सूबाई वजीर का कहना था कि हल्के के अवाम इनका फख्र है और इंतखाबी हल्का इनकी अव्वलीन तरजीह है। कैमरा टीम के अली अकबर, सिटी 42। शहर में चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त मुमकिन न बनाई जा सकी। शुगर डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी बंद कर दी है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत अपने निर्खों पर चीनी फरोख्त नहीं करवा सकती तो कीमत मुकर्रर क्यों करती है। अदालती हुक्म के बाद जिले इंतजामिया ने चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, लेकिन इस कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। शहर में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। हुकूमती निर्खों पर चीनी की फरोख्त के लिए कोई इकदामात ना किए जा सके। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कीमत तो मुकर्रर कर दी जाती है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। नहीं जी, 70 रुपए नहीं है,
बाहर मार्केट में 50 रुपये रेट है चीनी का, ठीक है। हम यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, 68 रुपये किलो चीनी का मिल रही है यहाँ पे, हर जगह पे मिल रही है यूटिलिटी स्टोर पे। दूसरी तरफ चीनी की कीमत के मामले पर शुगर डीलर्स हुकूमत से नालां हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने उनकी मुशावरत के बगैर चीनी की कीमत मुकर्रर की। उन्हें शुगर मिलों से चीनी 76 रुपए में मिलती है तो वो 70 रुपए में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। कैमरामैन सजाद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में सब्जियां, फल और मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग चुके हैं। सरकारी नेकनामे की खुलेआम खिलाफ वर्जी, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में मुनाफाखोर माफिया की सरगर्मियां अरूज पर। जिले इंतजामिया, मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सरकारी नेफनामे में मुर्गी के गोश्त की कीमत 254 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन शहर में ब्रायलर 260 से 270 रुपए तक फरोख्त होता रहा, जबकि सब्जियों और फलों की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। आलू 60 से 70, लहसुन 250, अदरक 350, आम 100 से 150, आड़ू 120 से 200 और केला 80 से 150 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाअहली के बायस मुनाफाखोर सरगर्म है। मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है, जबकि सब्जियां और फल भी अब आम आदमी नहीं खा सकता। इनको चेक करना चाहिए कि रेट किस तरह ये दे रहे हैं। बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी जो है वो बेचारा अपना पेट पाल सके। इधर बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहर्रिक करना होगा। कैमरामैन सजाद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। सैब पाकिस्तान का कहना है कि कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान मजदूर और मेहनतकश ख्वातीन का तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। हुकूमत को मजदूरों और ख़ास तौर पर मेहनतकश ख्वातीन की माशी बहाली और फलाह बहबूद के लिए कोई निज़ाम वज़ा करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ एशिया पार्टनरशिप प्रोग्राम मोहम्मद तहसीन ने अपने एक बयान में कहा कि मजदूर और मेहनतकश अफराद मुल्क की मईशत का अहम हिस्सा हैं। कोरोना वबा के दौरान ये तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है, इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि खेती बाड़ी के काम से घरों में काम करने वाली ख्वातीन तक मुश्किल हालात से दो चार हैं। हुकूमत को मजदूरों और ख़ास तौर पर मेहनतकश ख्वातीन की माली मुआवनत और फलाह बहबूद के लिए कोई निज़ाम वज़ा करना चाहिए ताकि वो अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए मुआशरे में बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैप मोहम्मद तहसीन का मजीद कहना था कि वो मजदूरों और मेहनतकश ख्वातीन को अच्छा मेयार ज़िंदगी दिलाने के लिए कोशां हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक की रूह से मजदूरों की मदद करना रियासत की जिम्मेदारी है। मजदूर तबके की फलाह बहबूद को यकीनी बनाए बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुतासिर मेहनतकश हमारी औरतें हैं, उनके लिए कुछ भले का सोचा जाए। वो बाइज्जत बाइख्तियार औरतें हैं, वो भीख नहीं मांगती, वो ये चाहती हैं कि इज्जत से उनके लिए कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि वो बाइज्जत तरीके से इस मुल्क में जी सके और अपने ख़ानदानों की कफालत कर सके। जज्बा प्रोग्राम ऐसा है जिसमें इन मेहनतकश ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स का एहतराम किया जाता है और समझा जाता है कि इनकी वजह से इस मुल्क की मईशत चल रही है। ये मईशत में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। आशियाना स्कैंडल केस में 1.5 साल बाद 2 गवाहों रियाज हुसैन और साकिब की शहादत मुकम्मल कर ली गई। फाजिल जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रेफरेंस के दीगर 3 गवाहों को 25 जून के लिए पाबंद कर दिया है। एहतसाब अदालत में एक मुलजम शाहिद कोरोना की वजह से पेश ना हुआ, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक एक गवाह भी मुकम्मल नहीं हुआ। अदालत ने वकला को कहा कि मुझे बताएं केस को किस तरह चलाया जाए। फाजिल जज के सवाल पर वकला ने कहा अदालत को अख्तियार है जैसे वो केस को चलाए, हम मामनत के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून है जब मुलजम पेश ना हो तो इसकी अदम मौजूदगी में गवाह नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि फिर केस की समाअत जेल में रख ली जाए ताकि तमाम मुलजम हाजिर हों। फाजिल जज ने कहा इस वक्त गवाह मौजूद हैं, वो भी 1.5 साल से आ रहे हैं, इसको हर हाल में मुकम्मल करना है। इस पर वकला ने राय दी कि जो मुलजम गैर हाजिर हो वो हाजिरी माफी की दरखास्त के साथ अपना वकील मुकर्रर करे ताकि कार्रवाई चलती रहे। आइंदा से किसी की बगैर प्लीडर हाजिरी माफ नहीं होगी। अदालत में वकला की इत्तफाक राय से समाअत शुरू हुई और गवाह रियाज अहमद पर आहा चीमा के वकील अमजद परवेज भट्ट और शाहिद शफीक के वकील काजी मिसबा एडवोकेट ने जरा मुकम्मल की। अदालत में फवाद हसन फवाद ने अपनी जगह प्लीडर शहबाज अहमद एडवोकेट को मुकर्रर करने की दरखास्त दी जो मंजूर कर ली गई। अदालत ने केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42।
एंटी करप्शन लाहौर रीजन बी की टीम की कब्जा माफी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एंटी करप्शन ने पुलिस की मदद से 11 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी जमीन नाजायज काबजीन से वागुजार करवा ली। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में 31 एकड़ सरकारी राजी नाजायज काबजीन से वागुजार करवाकर मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दी गई है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि मांगा मंडी में कैरी डब्बे के ड्राइवर का वर्दी में मलबूस मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार को हॉर्न देना महंगा पड़ गया। पुलिस एहलकार ने ड्राइवर की बीच रोड के तुरकत बना डाली। रास्ता ना मिलने पर कैरी डब्बा के ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर पुलिस मुलाजिम से रास्ता मांगा। शहरियों का कहना था कि वर्दी के नशे में धुत पुलिस एहलकार हॉर्न बजाने पर आग को गोला हो गया और कैरी डब्बा ड्राइवर को बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया। कैरी डब्बा का शीशा भी तोड़ दिया। समनाबाद की रिहायशियों का थाना मिल्लत पार्क पुलिस के खिलाफ एहतजाज। टायर जलाकर आवियां रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि साबिका लीगी काउंसलर यूसी बानवे मलिक सफदर अली पुलिस के ताउन से इलाका मकीनों को फायरिंग करके हिरासा कर रहा है। हफ्ते के रोज पुलिस की मौजूदगी में रिहायशियों को असलहे के जोर पर डराता धमकाया गया। ये सब कुछ पुलिस की सरपरस्ती में हुआ है। धर्मपुरा मुर्गी खाना का फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो चुका है। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मकीनों के मुताबिक मुर्गी खाना मेन रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 4 रोज से बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश और खराबी के बारे में बासा को इतला दी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड के लिए साबिक कप्तान शोएब मलिक को सफरी रियायत दे दी है। शोएब मलिक 28 जून को टीम के हमरा इंग्लैंड नहीं जाएंगे। साबिक कप्तान पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पीसीबी ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद साबिक कप्तान शोएब मलिक को दौरा इंग्लैंड से सफरी रायत दे दी। शोएब मलिक 28 जून को कौमी टीम के हमरा इंग्लैंड जाने की बजाय 24 जुलाई को इंग्लैंड पहुंचेंगे। इंग्लिश बोर्ड की दरख्वास्त पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 24 जुलाई को शोएब मलिक को इंग्लैंड में दाखिले की इजाजत दे दी है। पीसीबी के मुताबिक साबिक कप्तान अपनी फैमिली के हमरा कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। शोएब मलिक 5 माह से अपनी फैमिली से दूर हैं। शोएब मलिक इन दिनों सियालकोट, जबकि इनकी अहलिया सानिया मिर्जा और बेटा भारत में मौजूद हैं। सफरी पाबंदियों में नरमी के बायस तोक़ा है कि शोएब मलिक की अपनी फैमिली से मुलाकात हो जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि शोएब मलिक की दरख्वास्त का एहतराम करें। शोएब मलिक पहले टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। टीम इंतजामिया ने ऐलान कर रखा है कि दौरा इंग्लैंड में तमाम 29 खिलाड़ी दोनों फॉर्मेट्स के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी टीम 28 जून को मैनचेस्टर पहुंचेगी, जहां से डबेशाह रवाना होगी, जहां टीम करंतिनिया करेगी। हाफिज शहबाज अली, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।